हेलो स्टूडेंट, मैं इससे कुमार स्वागत करता हूँ क्लास एयर यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र के बारे में कि किस प्रकार से जो दर्पण सूत्र का जो हमारा व्युत्पन्न है उसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दर्पण सूत्र के लिए पहले आप लोग मैं बता दूँ कि यहाँ पे देखिए कुछ दर्पण सूत्र के लिए हमने जो है उसका क्या होता है दर्पण सूत्र उसके बारे में हमने बताया है। जैसे कि पहले नंबर जो है हमारा हेडिंग है दर्पण सूत्र, ठीक है ना, मिरर फार्मूला। दर्पण सूत्र वह सूत्र है जिसकी सहायता से वस्तु, बीम और दर्पण की फोकस मध्य संबंध और गणितीय आंकलन किया जा सकता है। दर्पण सूत्र की परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है दर्पण सूत्र का परिभाषा है, यहाँ से जो है आपका इसको जो है सिंपली आप लोग कुछ नहीं करना है, आपको जो है थोड़ा सा वीडियो जो है पॉज कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी लिखा हुआ है उसको अपने नोटबुक में जो है आप नोट कर लीजिए, यानी कि सिंपल उसको उतार लीजिए और उसको याद करके आपको जो है एग्जाम में चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि दर्पण में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस धुरी f के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को हम लोग दर्पण सूत्र बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि दर्पण सूत्र का परिभाषा सिंपल ये हुआ कि दर्पण में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी के बीच में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। यहाँ पे दर्पण हमेशा लगाइएगा कि कुछ लेंस के लिए हो जाएगा तो आपका लेंस फार्मूला के लिए वो जो है परिभाषा हो जाएगा, लेकिन यदि दर्पण के लिए रहेगा तो हमारा दर्पण सूत्र के लिए हो जाएगा, दर्पण बोल सकते हैं उसको मिरर फार्मूला के लिए। इसके बाद हमारा फार्मूला मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा जो है दर्पण का सूत्र होता है। इससे होता क्या है कि आप जो है किसी भी जो है दो डाटा दिया हुआ है, जैसे कि मान लिया वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है, तो आप उस दर्पण का जो है फोकस दूरी का आप लोग निकाल सकते हैं। या तो मान लिया उस दर्पण का जो है फोकस दूरी दिया हुआ है या तो वस्तु का दूरी दिया हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा आप वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब जो है सारा चीज समझ में आ गया होगा। इसके बाद बोला जा रहा है नीचे जहाँ पे जो है एफ जो है दर्पण की फोकस दूरी है, जिसको हम लोग हमेशा स्मॉल एफ से जो है सूचित करते हैं दर्पण की दूरी को, दर्पण की फोकस दूरी को। और यहाँ पे भी स्मॉल भी जो है हमारा प्रतिबिंब की दूरी के लिए यूज होता है और यू जो है वस्तु की दूरी के लिए होता है। यानी कि यदि वस्तु का दूरी जो है ध्रुव से जो भी वस्तु की दूरी रहेगा उसको हम लोग यू बोलते हैं और ध्रुव से जो भी प्रतिबिंब की दूरी रहेगा उसको हम लोग भी से सूचित करते हैं और जो भी फोकस दूरी होता है उसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं। एक और बात, किसी भी जो है दर्पण या तो लेंस में हमेशा जो है दूरी को हम लोग ध्रुव से नापते हैं या तो बोल सकते हैं प्रकाश केंद्र से जो है सिंपली नापते हैं। वही जो है उसका पोजीशन होता है एग्जैक्ट, ठीक है ना, एग्जैक्ट लोकेशन वहीं से जो है आपका मापने का होता है किसी भी दूरी को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मिरर फार्मूला के बारे में। मिरर फार्मूला क्या है उसका परिभाषा हो गया। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आप वीडियो पॉज कीजिए और यहाँ तक जो है नोट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। हमारा अगला जो है दर्पण सूत्र ज्ञात करने के लिए एक अवतल दर्पण MPN लेंगे। ठीक है ना, मान लें कि यहाँ पे जो है ड्राइवेशन स्टार्ट हो गया, किस प्रकार से जो है प्रूफ करते हैं दर्पण सूत्र का जो भी हमारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है उसको किस प्रकार से प्रूफ करते हैं। तो यदि प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाए 5 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको जो है एक दर्पण सूत्र का जो है परिभाषा है उसको लिख देना है। इसके बाद नीचे जो है ड्राइवेशन के लिए लिखना है दर्पण सूत्र ज्ञात करने के लिए एक अवतल दर्पण MPN, ठीक है ना, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं MPN एक जो है अवतल दर्पण है लेंगे और वस्तु से पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर तथा दूसरी वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। ठीक है ना, जैसे कि मान लिया कि पहला जो किरण है, मान लिया यहाँ पे जो है AB एक वस्तु था, ठीक है ना, अब इसके रिगार्डिंग जो है एक जो है इसके मुख्य अक्ष के पैरेलल जो है एक किरण को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएं तो ये जब हमारा रिफ्लेक्ट होगा यानी कि बोल सकते हैं प्रवर्तित होगा, तो प्रवर्तित होने के बाद हमारा कहाँ से होकर गुजरेगा तो फोकस से होकर गुजरेगा। आप लोग जानते हैं कि कोई भी जो है किरण जो है जो कि मुख्य से पैरेलल जाती है तो दर्पण के टकराने के बाद जो हमेशा वो किससे होकर गुजरती है तो फोकस से होकर के गुजरती है। इसके बाद बोला जा रहा है कि दूसरी जो हमारा किरण रहेगा, दूसरी किरण वो हमारा वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, मतलब कि बोलने कहने का मतलब C, यानी कि जो भी उस दर्पण का जो है वक्रता केंद्र होगा उससे हम लोग गुजारेंगे। तो ये भी जानते हैं कि यदि मान लिया कोई भी किरण जो है किसी भी जो है दर्पण के वक्रता केंद्र से हम गुजरता है तो उसी पथ पे जो है पुनः जो है लौट जाता है, पुनः उसी पथ पे जो है परावर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे यदि मान लिया कि यहाँ से यदि हम किसी किरण को यदि हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इसी तरह से जो है टकरा करके फिर इसी ओर जो है मतलब कि आगे की ओर बढ़ जाएगा, मतलब कहने का मतलब परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा इस बिंदु पर जो है हमारा दोनों किरणें आपस में कटी है। तो प्रतिबिंब का सिंपल जो है परिभाषा ये होता है कि जहाँ पे जो भी दो किरण, दो या दो से अधिक किरण आपस में एक जगह पे कटती है उसी वहीं पे जो है आपका प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा इस जगह पे जो है यानी कि R पॉइंट पे जो है हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे जो किरण जो है आपस में टकराई है तो बोल सकते हैं आपस में दोनों को प्रतिच्छेद की है, तो यहीं पे जो है आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, R से लेकर के मुख्य अक्ष तक ले जाना पड़ेगा, यही हमारा जो है प्रतिबिंब का हाइट होगा, प्लस में हमारा जो है यहीं पे जो है
प्रतिबिंब हमारा बनेगा। तो हमारा आर एस जो हो गया क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया, और ए बी क्या था हमारा, वस्तु हो गया। एफ क्या है हमारा, फोकस दूरी है, ठीक है। सी क्या था हमारा, वक्रता केंद्र था, और पी हमारा जो है दर्पण का ध्रुव है। तो अब जो यहाँ तक समझ में आया होगा, सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, जो है परिभाषा लिखना है, उसके बाद दर्पण सूत्र के बारे में लिखना है कि दर्पण सूत्र को ज्ञात करने के लिए एक अवतल दर्पण को हम लोग लेंगे जो कि एम पी एन होगा। आप जो है अपने हिसाब से जो है नेमिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि वस्तु से पहली के प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समानांतर गुजारेंगे। यदि समानांतर गुजारेंगे तो जो है फोकस से होकर के गुजरेगी, और एक किरण को हम लोग वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। यदि वक्रता केंद्र से हम लोग गुजारेंगे तो वो जो है वक्रता केंद्र से होते ही पुनः जो है लौट जाएगी, ठीक है, परावर्तन के बाद। इसके बाद बोला जा रहा है जिसे हम आर मानेंगे, जहाँ पे मतलब कि जो दो किरण कट रही है वहां पे हम लोग आर मानेंगे, वहीं पे जो है हमारा वो प्रतिबिंब का भी निर्माण होगा, ठीक है। और मुख अक्ष पर आर एस एक लंब डालेंगे, तो मुख अक्ष पर एक आर एस लंब डालें तो हमारा आर एस क्या हो गया, वस्तु हो गया, सॉरी प्रतिबिंब हो गया। उसका प्रतिबिंब का जितना हाइट होगा वही हमारा आर एस का हाइट होगा। अब इसके बाद कुछ यहाँ पे जो है नोटेशन किया गया है, जो भी पॉइंट्स है हमारे यूज किए हैं इस फिगर में, उसका जो है नोटेशन किया गया है। पहला में जो बोला जा रहा है पी हमारा क्या है, ध्रुव है, जो कि पोल बोल सकते हैं आप लोग। किसी भी दर्पण का पोल को हम लोग ध्रुव बोलते हैं, उसको हम लोग पी से सूचित किए, ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है एफ, एफ को हम लोग मुख फोकस मानते हैं, तो हमारा ये दर्पण का मुख फोकस हो गया। सी हमारा वक्रता केंद्र है, तो सी को हम लोग डिनोट कर दिए। इसके बाद ए बी हमारा क्या है, वस्तु है, और आर एस क्या है हमारा, प्रतिबिंब है, जो कि आप लोगों को पीछे भी बताएं कि कहाँ पे क्या चीज है, ठीक है। तो इतना तक आप लोग लिखना है, प्लस में एक फिगर बना देना, ठीक है। इसके बाद फिगर बनाने के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद यदि आप लोग इस फिगर में आइएगा, जैसे कि मान लें कि अभी जो है हर एक स्लाइड में आप लोगों को फिगर दिखाऊंगा, लेकिन आपको जो है एक ही फिगर बनाना है। जो भी आप फिगर यूज कीजिएगा उसको एक ही बार बनाना है। हम लोग जो है सिंपल है, इसको आसान भाषा में समझाने के लिए हम लोग बारी बारी से जो है हर एक स्लाइड में फिगर को ले लिए। तो देखिए, यदि आप मान लिया अभी इस फिगर में देखिएगा तो आपका जो है दो त्रिभुज बन रहा है, दो मतलब समरूप त्रिभुज बन रहा है। पहला में जो है देखिए एक ट्राइंगल ए जो हम लोग हैचिंग कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। जो ए बी सी है, ए बी सी ट्राइंगल एक है, ठीक है ना, ये ट्राइंगल, और हमारा सी एस आर जो हमारा हैचिंग किया हुआ है रेड कलर से, उसमें देखिए कि ये दोनों जो है आपस में क्या है, समरूप है। क्यों समरूप है, क्योंकि जो इसका दो कोण जो है सेम है। जैसे कि आप लोग देखिएगा तो ए जो कोण है हमारा और ए कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है जब दो रेखाएं, तो उनके बीच में जो बना कोण होता है आंतरिक कोण, आपस में बराबर होते हैं। किसके कारण से, मतलब कि जो है अपोजिट एंगल से जो है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर यदि वस्तु के बीच और मुख अक्ष के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है, प्लस में प्रतिबिंब के बीच और मुख अक्ष के बीच का भी एंगल जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे दो कोण जो है सेम है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज जो है समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो समरूपता का नियम आप लोग जानते होंगे, तो इसको आप यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये जो दो त्रिभुज है हमारा समरूप है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एस आर सी समरूप है। तो समरूप जब हमारा दो त्रिभुज जब समरूप हो जाता है तो सिंपल कहने का मतलब क्या होता है कि उसका जो भी भुजा होगा, उसका भुजा का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि मान लिया कि इसका रेशियो निकाले हम लोग ए बी, ठीक है। ए बी हमारा क्या हो गया, एक भुजा हो गया, जो कि हमारा क्या है, इस त्रिभुज के लिए यानी एबीसी के लिए हमारा लंब है, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज के लिए हमारा ए वाला लंब है। मान लिया कि इसको फिगर 1 मानते हैं, या तो बोल सकते हैं इसको फिगर 2 मानते हैं। तो फिगर 1 के लिए हमारा ए बी लंब है, और फिगर 2 के लिए यानी कि त्रिभुज 2 के लिए कौन सा हमारा लंब हो जाएगा, एस आर हो जाएगा। तो लंब के रिगार्डिंग हम लोग लंब को लेंगे, यानी कि दोनों को जो है सेम रेशियो में बांटेंगे, ठीक है ना। यदि हम लोग लंब ऊपर में ले रहे हैं तो लंब नीचे में लेंगे, लेकिन हाँ दोनों का त्रिभुज का अलग अलग लंब होगा, ठीक है ना। अब एक रेशियो बन गया, यानी कि लंब का रेशियो बन गया, ठीक है, इक्वल टू होगा किसके, तो हमारा बीसी। बीसी कहने का मतलब क्या हो, एबीसी का आधार है, तो बीसी हमारा ऊपर हो गया, यह फर्स्ट त्रिभुज का जो है आधार है, और सेकंड त्रिभुज का हमारा आधार क्या है, सीएस है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है सीएस के बराबर होगा। एक और हमारा जो है भुजा होता है, जैसे कि आपको बताते हैं एबीसी में जो हमारा कर्ण क्या हो गया, एसी हो गया। इसी प्रकार से जो है फिगर 2 में, या तो बोल सकते हैं त्रिभुज 2 में हमारा कर्ण क्या है, सीआर है, ठीक है। तो सीआर हमारा जो है, इन तीनों का जो अनुपात होगा हमेशा बराबर होता है। समरूपता का नियम कहता है जब दो त्रिभुज जो है आपस में बराबर होते हैं, तो उन दोनों का जो भी भुजाएं होते हैं उनका रेशियो आपस में हमेशा बराबर होता है। तो इन दोनों का जो है रेशियो को ले लेते हैं, और रेशियो को लेने के बाद जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा जो है त्रिभुज में हम लोग किए, तो हमारा ए बी बटा में आर सी बटा इक्वल टू बी सी बटा में एस सी हो गया, ठीक है ना। जिसके आप लोग के मैं दिखाता हूँ, ए बी बटा में आर सी, या तो सॉरी आर एस, या तो बोल सकते हैं एस आर इक्वल टू बी सी बटा में सी एस। तो यहीं पे जो है हम लोग यहाँ पे शो करवाए हैं, ए बी बटा में आर एस इक्वल टू बी सी बटा में एस सी। ये जो है हमारा कुछ अलग से जो है टाइपिंग हो गया, इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से जो है भुजाओं का अनुपात जो है बराबर हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, अभी जो तत्काल में इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए, इसी प्रकार से जो हमारा जो दूसरा त्रिभुज है,
DEF और SRF, ठीक है ना। तो हमारा DEF देखिए कहाँ पे है, तो DEF, ठीक है ना। ये जो हमारा ये जो हमारा त्रिभुज है, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरा त्रिभुज हमारा SRF जो हमारा यहाँ पे है। देखिए आप लोग का हैचिंग जो किए हैं वो दोनों आपस में फिर से जो है त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्यों समरूप हो जाएंगे, क्योंकि इसका एकांतर कोण जो है आपस में बराबर है, प्लस में इसके बीच का जो है 90 डिग्री का भी एंगल है। तो ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में एक बराबर हो जाएंगे, यानी बोल सकते हैं समरूप हो जाएंगे। अब यदि कोई भी दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनको भुजाओं का अनुपात जो है इक्वल होता है, यानी कहने का मतलब लंब के रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण के रेशियो इक्वल टू हमारा उसके आधार का रेशियो, ठीक है ना। वो सारा जो है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हमारा जो एसर होगा, एसर कहने का मतलब इस त्रिभुज के लिए जो हमारा लंब है ये इस त्रिभुज के बराबर होगा, ठीक है ना, इस त्रिभुज के लंब के बराबर होगा। यानी कि जो है एसर बटा DE इक्वल टू हमारा इसका कर्ण क्या है, RF है, तो RF हम लोग ले लेंगे, और इसका कर्ण क्या है हमारा, तो FD है, तो हमारा FD ले लेंगे, यानी कि इसके बराबर होगा। इक्वल टू एक और कौन सा हो जाएगा, बेस के बराबर होगा, यानी कि बोल सकते हैं इसका SF बटा में हमारा FE, ठीक है ना। तो इस जो है तीनों रेशियो जो है आपस में बराबर होंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग गेट कर लिए हैं, ठीक है ना। तो DE बटा में RS, DE कहने का मतलब हो गया हमारा ए वाला, ठीक है ना, लंब, ये जो हमारा त्रिभुज है इसका लंब, बटा में RS कहने का मतलब ये जो दूसरा त्रिभुज है इसका लंब, इक्वल टू होगा EF कहने का मतलब क्या होगा, हमारा जो पहला त्रिभुज है इसका बेस यानी कि आधार, और दूसरा त्रिभुज का भी बेस यानी कि SF, ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हम लोग जो है इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। ये हमारा 2 समीकरण क्रिएट हो चुका है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा यहाँ पे जो है एक और यहाँ पे चीज है, किंतु AB इक्वल टू D, AB इक्वल टू D देख लेते हैं कहाँ पे है। तो हमारा देखिए AB यहाँ पे है और DE यहाँ पे है। क्योंकि ए जो हमारा है AD जो देख रहे हैं, ए जो किरण, और हमारा BP, ठीक है ना, BP कहने का मतलब मुख अक्ष, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो दो रेखाओं यदि पैरेलल होता है तो उनके बीच का दूरी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि AB इक्वल टू क्या होगा, हमारा DE होगा। तो यहाँ पे जो है किंतु AB इक्वल टू DE, अतः क्या हो जाएगा, हम लोग जो भी हमारा DE यहाँ पे शो कर रहा है इसको हम लोग किससे कन्वर्ट कर देंगे, AB से कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि जो है DE की जगह पे हम लोग AB को रख सकते हैं, क्योंकि जो है दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम लोग अगला जो स्लाइड में हम लोग जो है DE को हम लोग AB में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे DE था, तो हमारा क्या हो जाएगा, AB बटा में RS, जैसे कि आपको DE बटा में RS था तो DE की जगह पे हमारा AB आ गया, बटा में RS इक्वल टू EF बटा में SF। इसको हम लोग जो है समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा तीसरा समीकरण भी बन चुका है। अब यदि आप लोग देखिएगा समीकरण 3 और 1 में, तो देखिएगा दोनों का जो बायां पक्ष है हमारा, वो दोनों क्या है, सेम है। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए AB बटा में RS है और यहाँ पर भी AB बटा में RS है। तो यदि दो इक्वेशन का बायां पक्ष जो है बराबर होता है तो उसका दायां पक्ष ऑटोमेटिक जो है क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से जो है इसका दोनों का दायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगली बार में हम लोग क्या करेंगे, दायां पक्ष को भी बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आगे है क्या, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से, क्योंकि इन दोनों का जो बायां पक्ष है बराबर है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे दायां पक्ष इसका पहला का क्या है, पहला का दायां पक्ष क्या है, BC बटा में AC, BC बटा में AC लिख दिए हैं, इक्वल टू EF बटा में SF, जो कि हमारा दूसरा समीकरण नहीं बोल सकते हैं, तीसरा समीकरण का दायां पक्ष है। तो इन दोनों समीकरणों का जो दायां पक्ष होगा आपस में बराबर होगा। अब हम लोग इसको जो है समीकरण 4 मान लेते हैं, हमारा चौथा समीकरण हो चुका है। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। और यहाँ पे देखिएगा आपको, यदि किसी भी जो है दर्पण बनता है, कोई भी दर्पण बनता है, तो उसका जो केंद्र होता है बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ जो है छोटा गोला का जो है एक दर्पण बनाया जा सकता है, उसका बहुत ही बड़ा होता है, द्वारक बोल सकते हैं। तो जब द्वारक बड़ा होगा तो जो ये जो लाइन कर्व दिखाई दे रहा है ये लगभग जो है सीधा ही रहेगा, ठीक है ना। तो जब सीधा रहेगा तो हमारा यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो जाएगा, EF इक्वल टू PF। तो EF देख लेते हैं कहाँ पे है, EF जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक है और PF जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक है। तो ये दोनों यदि द्वारक इसका छोटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का वैल्यू जो है लगभग सेम होगा, यानी कि जो है 0.0 समथिंग में वेरी करेगा, यानी कि जो है आगे पीछे थोड़ा सा होगा, बहुत ही कम मात्रा में। तो उसको निगलेक्ट कर लेते हैं और इन दोनों को जो है लगभग बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा दर्पण जो है एक बड़ा गोला का बनता है और बड़ा गोला को जो है एक साइड से जो है रंजित कर देते हैं, यानी कि पेंट कर देते हैं, तो हमारा जो है वो दर्पण बनता है। तो इसका द्वारक बड़ा होने के कारण क्या होगा, ये जो हमारा EF जो वैल्यू है, ए वाला यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, ये हमारा PF के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस है। तो अब जो है डिस्टेंस किस प्रकार से बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल लिखना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखना है यदि दर्पण का द्वारक बहुत क्या हो, बड़ा हो, ठीक है ना। दर्पण का द्वारक जो है बहुत
सॉरी दर्पण का द्वारक जो है बहुत बड़ा हो, छोटा हो, ठीक है ना, क्योंकि जो है यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा, कहने का मतलब उस दर्पण का बनाने के लिए हम लोग बड़ा गोलाकार यानी कि बड़ा जो है गोल शीशा का जो है हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो, यदि दर्पण का द्वारक बड़ा होगा तो हम लोग जो है उसको छोटा जो है गोला को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आई होप जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि उसका दर्पण का द्वारक जो है छोटा होगा तो हमारा ये जो दोनों आपस में हो जाएंगे EF और PF वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण 1 में EF जो है उसको हम लोग मतलब कि रिप्लेस कर देंगे हम लोग PF की जगह पे, ठीक है ना, यानी कि क्योंकि जो है दोनों आपस में बराबर हैं तो हम लोग EF को PF भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 4 में EF का वैल्यू डालने पर, तो EF का क्या वैल्यू है, PF है, तो हम लोग यदि समीकरण 4 में डालेंगे वैल्यू तो BC बटा में AC जो कि पहले जैसा ही रहेगा इक्वल टू EF के जगह पे हमारा PF हो जाएगा बटा में SF हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 5 हो जाएगा, हमारा 5वां समीकरण हो जाएगा। अब आते हैं कुछ नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग BC को जो है क्या बोलेंगे या तो SC को हम लोग कहाँ से नापेंगे। तो किसी भी दूरी का हम लोग बताएं कि किसी भी दूरी है हमारा दर्पण के ध्रुव से नापा जाता है। तो देखिए BC कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जो है इसको हमको ध्रुव से नापना पड़ेगा। तो ध्रुव से नापने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा जो है PB, ठीक है ना, B से लेकर के P तक के नाप लेना पड़ेगा। और यदि हम लोग B से लेकर के P तक नाप लेंगे और इस C को C से P के बीच की दूरी को जो हम लोग घटा देंगे तो हमारा BC बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही किया गया है, BC की जगह पे हम लोग क्या किए हैं, PB माइनस PC, यानी कि कहने का मतलब PB P से लेकर के B तक के दूरी को माइनस कर दिए हैं P से लेकर के C के दूरी को, तो हमारा A वाला जो वैल्यू है ये हमारा बच जाएगा। तो हम लोग BC को PB माइनस PC भी लिख सकते हैं। अब आते हैं इसी प्रकार से AC को भी जो है ध्रुव से नाप लेते हैं। तो देखिए AC हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के है, तो इसको हम लोग नापने के लिए क्या करना पड़ेगा, CP, ठीक है ना, CP, ठीक है, P से नापेंगे C तक के पहले, ठीक है ना, P से C तक के नापेंगे और माइनस कर लेंगे PS को, तो हमारा वो जो है हमारा SC या तो बोल सकते हैं CS निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है SC का वैल्यू क्या हो जाएगा, PC माइनस PS, तो यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि ध्रुव से दूरी को आप लोग गेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले के ऊपर PF, ठीक है ना, जो कि PF हमारा यहाँ पे था। तो PF जो है देखिए P से लेकर के F तक है, तो ये ऑलरेडी हमारा जो है ध्रुव से दूरी है, ध्रुव से नापा गया दूरी है, तो इसको हम लोग कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि जो है कोई भी दर्पण में ध्रुव से नापा था दूरी, ये ऑलरेडी जो है ध्रुव से ही नापा गया है, तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आते हैं SF की बात करते हैं, ठीक है। तो SF के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए S हमारा यहाँ है और F हमारा यहाँ पे है, यानी कि कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये जो दूरी है हमारा, इसी को हम लोग SF बोल रहे हैं, ठीक है। हम जो है यहाँ पे कलर जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग जो है समझ में आए। तो ये हमारा जो है SF है, ठीक है ना, लेकिन इसको क्या करना है, हमको ध्रुव से जो है इसको नापना है। तो ध्रुव से नापने के लिए क्या करेंगे, S से लेकर के P तक के नापेंगे, है ना, और उसके बाद जो है F से लेकर के P वाला जो वैल्यू होगा उसको घटा देंगे, तो ये वाला जो हमारा वैल्यू है वो हमारा बच जाएगा। तो सिंपली क्या किए हैं, PS माइनस PF करेंगे तो हमारा निकल जाएगा SF। तो ये जो है हमारा एक अलग समीकरण फिर से बन गया, इसको हम लोग समीकरण 6 मान लेंगे, यानी कि समीकरण 6 मान लेंगे। तो आई होप जो है किस प्रकार से ध्रुव से दूरी को नापा गया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब यदि आगे की ओर आइएगा तो आप लोग जो है चेन प्रॉपर्टी के बारे में लेंस फार्मूला में आप लोगों को बताए थे कि चेन प्रॉपर्टी क्या होता है, किस प्रकार से जो है चेन प्रॉपर्टी के बारे में उसका जो है साइनिंग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं बताता हूँ, जो भी किरण जिस साइड से जाएगा, मान लिया कि जो है इस साइड से आप किरण को पास करवा रहे हैं, तो यदि इस प्रकार से हमारा जो है इस साइड से हमारा किरण जा रहा है, तो जो भी इस साइड में यानी कि जो है दर्पण के इस साइड में जो भी हमारा दूरी रहेगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, और किरण के अपोजिट साइड में जो भी दूरी होगा हमारा नेगेटिव होगा। मतलब कहने का मतलब इस साइड जो भी दूरी होगा वो नेगेटिव और इस साइड जो भी दूरी होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि जो है पोल के इस साइड वाला पॉजिटिव और पोल के इस साइड वाला नेगेटिव हमारा दूरी होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यदि यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको वस्तु की दूरी PB होगा, ठीक है ना, जो कि P से लेकर के B तक है। P यदि हम लोग पोल वो बात करते हैं, P से मतलब पोल, और B कहने का मतलब हमारा यहाँ तक है, यानी कि ये जो हमारा क्या है वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी हमारा इस साइड आ रहा है, यानी कि जो हमारा किरण के उल्टा ओर आ रहा है दूरी, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। और वस्तु की दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, U से सूचित करते हैं, तो हमारा ऋणात्मक वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है PF कहने का मतलब फोकस दूरी। तो हमारा देख लेते हैं P हमारा यहाँ पे है और F हमारा यहाँ पे है, यानी कि कुल मिलाकर के दोनों के बीच की दूरी को हम लोग बोल रहे हैं PF, ठीक है।
तो ये भी हमारा किरण के अपोजिट साइड में है, जो कि हम लोग किरण पास करवा रहे हैं उसके अपोजिट साइड में है, तो इसका भी वैल्यू किस में होगा, नेगेटिव में होगा। और किसी भी जो है फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, तो हम लोग इसको स्मॉल एफ ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं पीएस की बात करते हैं। पीएस हमारा जो है प्रतिबिंब की दूरी है, तो पी हमारा यहाँ पे है और एस यहाँ पे, जो कि हमारा यहाँ पे जो है प्रतिबिंब बन रहा है। तो इन दोनों के बीच की दूरी की बात किया जा रहा है, तो ये भी जो दूरी है हमारा किरण के अपोजिट साइड में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग जो है प्रतिबिंब की दूरी को क्या मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, यानी कि स्मॉल भी मानते हैं। इसके बाद आता है पीसी। पीसी भी जो है एक डाटा है, तो पीसी का हम लोग लेते हैं। तो पीसी हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या। पीसी का आने का मतलब पोल से लेकर के सी तक है, तो सी पॉइंट तक हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है सी पॉइंट पे। तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा, कैपिटल आर। और ये भी वैल्यू किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि जो है किरण के अपोजिट साइड में है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। हम लोग जो है एक और चीज जानते हो कि जो हमारा रेडियस होता है वो हमारा 2f के बराबर होता है। जो भी वक्रता त्रिज्या होता है हमारा वो 2f यानी कि फोकस दूरी की दुगनी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि r जो है वो -2f के बराबर होगा, क्योंकि जो है इसका साइन जो है माइनस में था, तो इसका साइन माइनस में ही रहेगा, और r जो है वो 2f के बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं PC = -2f। तो यहाँ तक जो है आप लोगों को साइन कन्वेंशन यानी कि चेन प्रॉपर्टी जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, प्लस में किस प्रकार से इसको जो है वैल्यू को लिख रहे हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जितने भी ये वैल्यू हैं इन सभी वैल्यू को समीकरण 6 में मान रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 6 में ये जितने भी वैल्यू हमको आए हैं इस सभी का वैल्यू को हम लोग मान रखने पर, यदि हम लोग पीबी की जगह पे हम लोग क्या हो जाएगा हमारा, तो पीबी की जगह पे हमारा -u आएगा। इसके बाद -pc, पीसी का आने का मतलब -r आएगा। इसके बाद हमारा पीसी फिर से है, यानी कि यहाँ पर भी -r आएगा। -ps है तो ps की जगह पे माइनस भी आएगा, इक्वल टू pf है तो pf की जगह पे -f आएगा, और ps की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, -v, और माइनस हमारा जो है pf है तो pf हमारा -f हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे जो है वैल्यू को पुट किए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए पीवी की जगह पे -u, इसके बाद माइनस था तो माइनस लिख दिए हैं, इसके बाद पीसी की जगह पे -r लिखे, इसके बाद यहाँ पे नीचे की ओर -r, माइनस था तो माइनस लिख दिए हैं, और पीएस की जगह पे -v लिखे हैं, इक्वल टू पीएफ की जगह पे -f लिखे हैं, और पीएस की जगह पे -v, और फिर माइनस था तो माइनस, और इसके बाद पीएफ का वैल्यू जो -f था उसको हम लोग पुट कर दिए हैं। अब यदि मान लिया कि इस ब्रैकेट को हम लोग हटाएंगे तो ये जो माइनस और माइनस है ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको जो है तोड़ लेंगे और प्लस में जो है कर लेंगे, जैसे कि माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग आगे जो है माइनस माइनस जो भी हो रहा है उसको प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखिए ब्रैकेट हटाए हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, -u रहेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस जो है प्लस हो गया तो प्लस r हो गया। इसके बाद नीचे की बात करें तो -r था और -v, और भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हमारा v हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद -f ऊपर में था तो -f ऊपर में रहने दिए हैं, इसके बाद -v था और माइनस माइनस प्लस f हो जाएगा हमको, ठीक है। अब यदि हम लोग इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि जो है तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ru कहने का मतलब r - u, ठीक है ना, r - u यहाँ पे जो है चेंज कर दिए, जैसे कि r पॉजिटिव था इसको पहले ले लाए हैं, और माइनस में u था इसको बाद में ले लाए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r - u, v - r, -f और f - v, ठीक है ना, कि साइन को जो है आगे पीछे कर दिए हैं, ये यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अब यदि इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, r - u ब्रैकेट f - v, यानी कि जो है r - u ए वाला और f - v ए वाला, ठीक है। और हम लोग एक और करेंगे, दूसरा के लिए हम लोग करेंगे काम, तो हमारा क्या हो जाएगा, vr, ठीक है ना, v - r और -f, तो देखिए v - r और -f हो गया। यदि इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका वितरण नियम से जो है गुना होगा, ठीक है ना। वितरण नियम आप लोग जानते होंगे, यदि आप लोगों को एक किसी भी जो है वितरण नियम में, जैसे कि आप लोगों को मैं बताता हूँ a + b रहता है, और एक मिनट, a + b ब्रैकेट में c रहता है, तो c जो है दोनों में गुना होगा, यानी कहने का मतलब ac + bc होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। तो पहले यदि हम लोग f के गुना करेंगे तो f जो है r में भी गुना होगा एक बार, और u में भी गुना होगा। तो हमारा यदि r में पहला बार में गुना होगा तो rf हो जाएगा, इसके बाद u में गुना होगा तो माइनस में u है और प्लस में f है तो -uf हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। इसके बाद v के साथ भी हमारा सभी में गुना होगा तो -v और r, तो क्या हो जाएगा, -r भी होगा, क्योंकि जो है यहाँ पे माइनस था, v जो है माइनस में था और r जो है प्लस में था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि r भी हो गया। इसके बाद यहाँ पर माइनस में v है और माइनस में u है तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा और भी यू हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब यू भी हो जाएगा। तो ये हमारा एक साइड का गुना हो गया। इसी प्रकार से हम लोग जो है सेकेंड साइड का भी कर लेते हैं, यानी कि दूसरा साइड का जो भी हमारा गुना करना है उसको भी कर लेते हैं। तो देखिए यदि एफ जो है गुना होगा तो दोनों में गुना होगा। तो पहले यदि माइनस एफ और प्लस भी से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और एफ भी हो जाएगा। इसके बाद यदि माइनस माइनस प्लस और आर एफ हो जाएगा। तो ये जो हमारा गुना हो चुका है, हम लोग जो है क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा, तो आपको जो है एक चीज आपको कॉमन आ रहा होगा, जैसे कि आर एफ यहाँ पर भी है पॉजिटिव में और आर एफ यहाँ पर भी पॉजिटिव में है। तो यदि जो सेम वैल्यू जो है इक्वल टू के दोनों साइड रहे, यानी कि बायां पक्ष में भी रहे दायां पक्ष में भी रहे, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो हमारा आर एफ से आर एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। हमारा जो है मेनली बचा क्या, माइनस यू एफ माइनस आर वी प्लस यू वी इक्वल टू माइनस एफ वी। ठीक है, अब देखिए आर वी की जगह पे हम लोग क्या माने थे, माइनस 2f माने थे, क्योंकि जो है हमारा जो भी वक्रता केंद्र है, यानी बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या है, वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है। तो r को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 2f से। तो यहाँ पे माइनस में r था तो माइनस 2f हो गया। ठीक है, तो r को हम लोग सिंपली रिप्लेस कर देंगे किससे, 2f से। अब यदि इसको यहाँ पे कम करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2f भी यहाँ पे हो गया और माइनस एफ भी हो गया। तो इस जो 2f भी है इसको यदि इस साइड लेकर आएंगे, इक्वल टू के दूसरे साइड लेकर के आएंगे, तो हमारा उसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में जो है हमारा ये जो 2f भी है इसको हम लोग दूसरे साइड में लेकर आए तो हमारा साइन जो है इसका पॉजिटिव हो गया। अब यदि मान लिया कि 2f भी में से माइनस एफ भी घटेगा तो क्या बचेगा, हमारा पॉजिटिव में एफ भी बच गया है, तो हमारा एफ भी यहाँ पे बच गया। बाकी जो दूसरा साइड वाला जो भी इक्वेशन के दूसरा साइड वाला जो भी चीज था वो सेम है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अगला जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस यू एफ प्लस यू वी इक्वल टू एफ भी है। ठीक है, अब इसको जो है जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे माइनस यू एफ है, ये जो इस साइड माइनस में है, अब इसको इक्वल टू के इस साइड ले लाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखिए दूसरे साइड लाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हमारा यू एफ हो गया है। तो ये हमारा कुल मिलाकर के एक तो समीकरण मिल गया, यू वी इक्वल टू एफ भी प्लस में यू एफ। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, जो भी ये जो समीकरण है, ठीक है ना, जो भी मान लें कि समीकरण है, इस समीकरण को जो है यू वी एफ से दोनों पक्ष में भाग देने पर, यानी कहने का मतलब लेफ्ट बायां पक्ष में भी और दायां पक्ष में भी यू वी एफ से भाग देने पर, यदि भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यू वी बटा में यू वी एफ इक्वल टू एफ भी बटा में यू वी एफ प्लस में यू एफ बटा में यू वी एफ। ठीक है ना, यदि यहाँ पे काटेंगे तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा, भी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा क्या, 1/f बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद f से f यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, भी से भी कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा, और हमारा यहाँ बच जाएगा क्या, 1/u बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी f से f कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, 1/v बच जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर क्या बचा हमारा, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यही तो हमारा दर्पण सूत्र है ना। तो ये हमारा यहाँ से जो है प्रूफ हो गया कि ये जो है हमारा दर्पण सूत्र है। तो आई जो है सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा सही से, और बहुत अच्छे से जो है सभी चीज़ों को जो आप लोगों को समझ लिए होंगे। यदि फिर भी कोई दिक्कत है या तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट में करके हमसे बात कर लीजिए कि जो है हाँ सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया। मैं फिर से जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।